नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक ज़रूरी सूचना आपको देनी है। एक परिवर्तन करने जा रहे हैं कि रात 9 बजे का जो ये वीडियो है, शुक्रवार से फ्राइडे से ये शाम 7 बजे से आपको देखने को मिलेगा। 2 घंटे पहले मिल जाएगा। तो ये समय में परिवर्तन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन सब बना रहेगा। तो आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भाजपा नहीं कर पाई, उससे बड़ा काम शरद पवार ने कर दिया। राहुल गांधी की पूरी मुहिम, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के 2024 का पूरा एजेंडा शरद पवार ने ध्वस्त कर दिया और सिस्टमेटिक तरीके से किया। ऐसा नहीं है कि जो है तात्कालिक कोई कारण बना और उस पर प्रतिक्रिया दे दी, उसकी वजह से हुआ। सोच समझकर एक के बाद एक मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा और उनको पीछे धकेल दिया। शुरुआत करते हैं। पहला है सावरकर का मुद्दा। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी काफ़ी समय से बोल रहे हैं। शरद पवार चुप्पी साधे हुए थे। जब इस बार अडानी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने बोला कि वो सावरकर नहीं हैं, वो गांधी हैं और माफ़ी नहीं मांगते, तब मौका देखा शरद पवार ने। यही मौका है राहुल गांधी पर अटैक करने का। और उन्होंने कहा कि ये गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। महाराष्ट्र में ख़ासतौर से सावरकर एक तरह से पूजे जाते हैं। महान क्रांतिकारी हैं, महान देशभक्त हैं और पूरे देश में उनके प्रति ये भावना है। उसके बाद, इस बयान के बाद राहुल गांधी के जब विपक्षी दलों की बैठक हुई, शरद पवार के घर पर डिनर हुआ, तो शरद पवार पूरी तैयारी से गए थे उस बैठक में। वो अंश लेकर गए थे उनके भाषणों के, उनके लेखों के, वीर सावरकर के, जिसमें छुआछूत पर, हिंदू धर्म पर, हिंदुत्व पर और दूसरे मुद्दों पर जो है सावरकर के विचार थे। और उनमें से कई अंश उन्होंने पढ़कर सुनाए और कहा कि सावरकर के बारे में जिस तरह से राहुल गांधी सोचते हैं, सावरकर वैसे नहीं थे। यानी बाहर भी सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी को सर्व किया और बैठक के अंदर उससे ज़्यादा। मतलब क्या था? ये सब लेकर जाने, कहने का मतलब ये था कि राहुल गांधी को समझ में नहीं आता, उनकी समझ से परे हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर क्या थे ये राहुल गांधी नहीं समझ सकते। ये एक तरह से साफ साफ शब्दों में शरद पवार ने कहा। राहुल गांधी के बचाव में सोनिया गांधी आई, बोली कांग्रेस तो हमेशा से हिंदुत्व के खिलाफ रही है, लेकिन किसी ने उनकी बात का उस तरह से समर्थन नहीं किया जैसा राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहती थी। शरद पवार की बात से ज़्यादातर लोग सहमत हुए और राहुल गांधी को उस बैठक में ये वादा करना पड़ा कि अब वो आगे से वीर सावरकर के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे। ये इससे बड़ा जो है सेटबैक राहुल गांधी के लिए और क्या हो सकता था। वो जो बोलते थे, जो कहते थे, वो कहते थे अपने कन्विक्शन के आधार पर बोल रहे हैं, वो ऐसा मानते हैं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने उनको मजबूर किया कि वो कदम पीछे खींचे सावरकर के मुद्दे पर। सावरकर का मुद्दा हल हुआ तो शरद पवार ने दूसरा अटैक किया। उसके बाद कहा कि जिस तरह से संसद की कार्यवाही ठप की गई है, ये अडानी के मुद्दे को लेकर, वो उनको पसंद नहीं आया। संसद में इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई लगातार हो ही ना। उन्होंने कहा कि उनका लंबा संसदीय जीवन का अनुभव है, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और वो ऐसा मानते हैं कि इस तरह की कार्यवाही विपक्ष की ओर से 1 दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। संसद में बहस होनी चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दे और हैं, केवल अडानी का मुद्दा जो है महत्वपूर्ण नहीं है। फिर उन्होंने सबसे बड़ा जो बम फोड़ा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर, वो अडानी के मुद्दे पर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर। इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर अडानी की तारीफ़ की, उसका समर्थन किया। कहा अडानी को टारगेट किया जा रहा है। वही बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं, पहले ही दिन से कह रहे हैं कि दरअसल अडानी को टारगेट किया जा रहा है भारत को टारगेट करने के लिए। और उन्होंने ये सीधे बात तो नहीं कही बीजेपी वाली कि भारत को टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा अडानी को टारगेट किया गया है, ऐसे लोगों का बड़ा योगदान है देश के विकास में। और शरद पवार कोई अडानी के आज के प्रशंसक नहीं है। आप देखिए, उन्होंने 2015 में जो उनकी किताब आई थी, उनकी बायोग्राफी आई थी, उसमें भी अडानी के बारे में लिखा है कि छोटा मोटा व्यापार करते थे। उन्हीं के कहने पर उन्होंने थर्मल पावर
के क्षेत्र में प्रवेश किया। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, चिमन भाई पटेल, उनसे मिले अडानी और पोर्ट शुरू करने की बात कही। मुंद्रा पोर्ट के लिए ज़मीन चिमन भाई पटेल के समय मिली थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस समय, उनको मुंद्रा पोर्ट के लिए जो है ज़मीन मिली थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए, वो कोल माइंस में गए जब अडानी, तो थर्मल पावर प्लांट लगाने की प्रेरणा शरद पवार ने दी। और जब एमवीए की सरकार थी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में, तब गौतम अडानी बारामती गए, उनका स्वागत हुआ एक कार्यक्रम में। शरद पवार के परिवार के लोगों ने उनको मुख्य अतिथि बनाया और शरद पवार के पोते, उनके बड़े भाई के पोते जो है, उन्होंने बारामती में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं शरद पवार के परिवार के, उनको घुमाया अडानी को, खुद गाड़ी चलाते हुए। तो ये संबंध है। इसके बावजूद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई, संसद में हंगामा जब हुआ, राहुल गांधी का बयान जब आया, राहुल गांधी ने उसको मुद्दा बनाया, राहुल गांधी रोज़ रोज़ उस पर बोलने लगे, तब तक शरद पवार चुप्पी साधे रहे। जब ये मुद्दा राहुल गांधी ने पीक पर अपनी ओर से पहुंचा दिया, तब वार किया शरद पवार ने। शरद पवार के बारे में कहते हैं कि वो अपने दोस्तों को करीब रखते हैं और अपने दुश्मनों को और ज़्यादा करीब रखते हैं। इसलिए दोनों हर समय ये अंदाज़ा लगाते रहते हैं, गेस करते रहते हैं कि दरअसल शरद पवार करेंगे क्या। उनको जिसके साथ हैं उसके साथ कब तक रहेंगे मालूम नहीं, जिसके विरोध में है उसका विरोध कब तक करेंगे पता नहीं। क्या शरद पवार बीजेपी का खेल खेल रहे हैं? क्या शरद पवार बीजेपी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं? अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने खुला स्टैंड लिया, ये ऐसा मुद्दा था, उन्होंने जो स्टैंड लिया उसके आधार पर पूरी विपक्षी एकता टूट सकती थी। लेकिन शरद पवार ने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अडानी को लेकर जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं उसको शरद पवार महत्वहीन मानते हैं। अब दूसरे नेता को देखिए, जो राहुल गांधी के बाद जो दूसरे नेता हैं जो अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते हैं, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने इस समय एक मुद्दा उठाया हुआ है, हालांकि उनको अदालत से 25,000 रुपये का जुर्माना हो चुका है प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर हर जगह उपलब्ध है। उसको भाजपा सरकार के 2 मंत्री 2015-16 में ही जारी कर चुके हैं। विश्वविद्यालयों से दोनों स्पष्टीकरण आ चुका है, स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। इसके बावजूद कोर्ट गए, कोर्ट से जुर्माना लगा, अब वो अभियान चला रहे हैं डिग्री दिखाओगा। और इसका समर्थन किया उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, दोनों को स्नैप किया। कहा कि ये कोई मुद्दा है, ये कोई ऐसा मामला है जिसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। उससे पहले अजीत पवार, उनके भतीजे, बोल चुके थे कि नरेंद्र मोदी को 2014 में उनकी डिग्री देखकर लोगों ने वोट नहीं दिया था, उनके करिश्मे पर वोट दिया था। और शरद पवार ने कहा कि देश में और बड़े बड़े मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये डिग्री कोई मुद्दा नहीं है। तो शरद पवार ने विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के 2 उम्मीदवारों की उम्मीद पर एक तरह से तुषारापात किया। उन्होंने दोनों को डिफेंसिव में डालने का काम किया। अब ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स से शरद पवार के लोग भी कम परेशान नहीं हैं। इसके बावजूद जब कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने, 16-17 विपक्षी दलों ने ईडी के दफ्तर की ओर मार्च किया, तब उसमें एनसीपी शामिल नहीं हुई। अब इसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें। एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, उनकी एक बड़ी बिल्डिंग मुंबई में जो है, बड़े पॉश इलाके में, वर्ली सी फेस के पास, वो जब्त की जा चुकी है ईडी द्वारा। उनके खिलाफ और जांच चल रही है। अजीत पवार के खिलाफ जांच के बारे में आपको पता ही है, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला और सिंचाई घोटाला, इन सब में जांच चल रही है। उसके अलावा उनके परिवार के सदस्यों की भी जांच चल रही। तो क्या शरद पवार ने उस डर से ये स्टैंड लिया? क्या शरद पवार ने अडानी से अपनी दोस्ती निभाने के लिए स्टैंड लिया, या शरद पवार ने भविष्य की राजनीति में भाजपा के साथ जाने की गुंजाइश खुली रखने के लिए ये स्टैंड लिया? अंदाज़ा लगाते रहिए। शरद पवार इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो जब भी उनको स्टैंड बदलना होगा उसके लिए वो गुंजाइश बनाकर चलते हैं। जैसे शतरंज के खेल में जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो 2-3 चाल आगे की सोच कर चलते हैं, तो उसी तरह से शरद पवार 2-3 अपने लिए रास्ते खुले रखते हैं हमेशा,
उनको कभी इस बात में कोई संकोच नहीं हुआ कि किसके साथ अलायंस करना है, किसके साथ नहीं। वहाँ कोई वैचारिक मामला नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। जिस कांग्रेस से वो 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग हुए और मार्च में अलग हुए और अक्टूबर में उसी साल 99 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और 15 साल सत्ता में रहे। तो शरद पवार के लिए सत्ता सबसे बड़ा सिद्धांत है। उसके लिए वो किसी भी सिद्धांत से समझौता करने को, उसको उठाकर कूड़े में फेंकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके लिए व्यक्तियों से दोस्ती और अपना लाभ। शरद पवार, मेरा मानना है कि इस देश में राजनीति के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। जहां उनको मुनाफा दिखता है वहां वो होते हैं। ये अगर कोई सोचता है कि शरद पवार ने ये स्टैंड ले लिया और इस पर टिके रहेंगे और इसी के अनुसार काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, न कभी होगा। शरद पवार आगे की राजनीति देख रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि विपक्षी एकता की बातें कितनी भी हों, कोशिशें कितनी भी हों, विपक्षी एकता पहले तो होगी नहीं, होगी तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। उनको मालूम है कि 2024 में मोदी फिर आ रहे हैं, तो वो आगे की राजनीति देख रहे हैं। आगे की राजनीति जब कह रहा हूँ तो वो अपने परिवार के भविष्य की राजनीति देख रहे हैं, अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। उसको सुरक्षित करना उनकी प्राथमिकता है। उद्धव ठाकरे हों, राहुल गांधी हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये सब दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आते हैं। उनकी प्राथमिकता में ये लोग नहीं हैं। उनकी प्राथमिकता में परिवार, परिवार की संपत्ति, उसको बचाना, दोस्तों की संपत्ति, उसकी रक्षा करना, ये प्राथमिकता में आता है। और इसके लिए जो करना पड़े, झुकना पड़े झुकेंगे, लड़ना पड़े लड़ेंगे, खिलाफ होना पड़े खिलाफ होंगे। आपको याद है पिछले विधानसभा चुनाव में ईडी का उनको समन गया था। गुस्से में वो अपने साथियों के साथ ईडी के दफ्तर पहुंच गए थे। ईडी ने कहा कि अभी आने की ज़रूरत नहीं है, जब बुलाएंगे तब आइएगा। यानी बुला सकते हैं, ये बात शरद पवार को पता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि सबका नंबर आएगा। किसका कब आएगा ये तय नहीं है, ये समय के अनुसार तय होता है कि किसका नंबर कब आएगा, लेकिन नंबर सबका आएगा। शरद पवार को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान का पहिया घूमना शुरू हुआ है, ये रुकने वाला नहीं है और इसको अदालत से भी कोई संरक्षण मिलने वाला नहीं है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये दो बातें स्पष्ट हो गई। जिस तरह से विपक्ष की जो याचिका थी उसको रद्द किया, नामंजूर किया, सुनने से मना किया सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा साफ हो गया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो काम कर रही है, जो अभियान चला रही है, जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, उसमें देश की शीर्ष अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बता दिया। अब विपक्ष के पास इस मुद्दे पर बचाव का कोई रास्ता नहीं है। उनको कोई बचा सकता है तो आम जनता, मतदाता बचा सकता है, और उसके पास जाने की उनकी न हैसियत रह गई है, न इच्छा शक्ति रह गई है। मोदी को वो हराना चाहते हैं, लेकिन मोदी से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, जो जिजीविषा होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए, जो लड़ाई का मादा होना चाहिए, वो सब दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो चतुर सुजान है शरद पवार जैसे, वो एक खिड़की दरवाज़ा खोल कर रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े उधर से पाला बदल लेंगे। तो पाला बदलने के लिए शरद पवार ही नहीं और बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन सब समय का इंतज़ार कर रहे हैं। 2024, बार बार कह रहा हूँ, 2024 का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद देखिए भारत की राजनीति में क्या और कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, शुक्रवार से रात 9 बजे वाला बुलेटिन आपको, ये कार्यक्रम शाम को 7 बजे ही उपलब्ध हो जाएगा। नमस्कार।